बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब जो हमने ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ेज़ पढ़ ली, सार्कोइडोसिस वगैरह, अब छोटे से जो कुछ माइनर टॉपिक्स हैं उसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी और न्यूमोनाइटिस यानी कि लंग में इन्फ्लेमेशन चल रही है। ये भी इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड होती है और ये इंटरस्टिशियम का है डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंटरस्टिशियन इन्फेक्ट होता है। और वो किस वजह से इन्फेक्ट होता है कि पेशेंट ने इन्हेल किए हैं ऑर्गेनिक एंटीजेंस, और ऑर्गेनिक एंटीजेंस इन्हेल करने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है और उसकी वजह से पेशेंट में निमोनाइटिस हो जाता है। और हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि हाइटेंड रिएक्टिविटी, यानी कि नॉर्मली जितना उस एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करना चाहिए था उससे ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है। अब एस्थमा में तो हमने कहा था ना कि वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है और ये एक पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इसमें एल्वेलाई की वॉल्स में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस, ठीक है। उसके अलावा इन डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये प्रोग्रेस कर गई तो इसकी वजह से बहुत सीरियस डिजीज़ हो सकती हैं, यानी कि लंग का फंक्शन प्रॉपरली ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ हो सकती है। और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि पेशेंट को उस इन्वायरमेंटल एंटीजन से दूर रखा जाए जिस ऑर्गेनिक एंटीजन को इन्हेल करने की वजह से उसके अंदर ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी होगी क्यों, कोई ऑर्गेनिक डस्ट है, उसने इन्हेल कर ली, वो ऑर्गेनिक डस्ट जाएगी वहाँ पे सारे इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट कर देगी और वो उसकी वजह से वो पूरा एक जो आपने पढ़ा हुआ है ना कि पूरा एक कैस्केड सा स्टार्ट हो जाता है तकरीबन इन्फ्लेमेशन का, वो सारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक डस्ट में ऐसी क्या-क्या चीज़ें होती हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल प्रोटीन्स हो सकते हैं या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़ॉरेन है, इन्फेक्टिव हैं, तो इनको जो है इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ करता है और डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की, यानी कि जिसमें लंग की इन्फ्लेमेशन चल रही है बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। एक होता है फार्मर लंग। फार्मर लंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये फार्मर्स में होगा जो कि डस्ट वगैरह से एक्सपोज्ड होते हैं और वो हर वक्त फार्मर्स काम कर रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग चल रही होती है, ठीक है। तो हे वगैरह और जो अक्सर आपने देखा है ना कि ग्रेन्स वगैरह के ऊपर से छिलके उतरते हैं, वो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो जब इनहेल करेंगे तो क्या ख्याल है वो अंदर जाके लंग्स में बैठना स्टार्ट कर देंगे और उनके अंदर वहाँ पे थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज़ वगैरह, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह भी ग्रो किए हुए होते हैं। तो उसकी वजह से जब वो फार्मर्स इनहेल करते हैं तो उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो जाती है। उसके बाद पिजन ब्रीडर लंग है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो लोग पिजन को ब्रीड करते हैं, यानी कि बर्ड फैंसियर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि बर्ड वगैरह का सीरम, एक्सक्रीटा या उनके फेदर्स वगैरह वो जब इनहेल करेंगे तो अगेन वो लंग में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। ह्यूमिडिफायर या एयर कंडीशनर लंग क्या होगा, इसमें क्या होगा कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हीटेड वाटर रेजरवायर्स में बैठे हुए होते हैं उसमें, पेट बर्ड्स और उसके अलावा मोल्डी बेसमेंट्स वगैरह, उसमें भी आपको ये सारे ऑर्गेनिक एंटीजेंस मिल सकते हैं, यानी कि जो मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं, फंगस, यीस्ट वगैरह ग्रो किए हुए होते हैं, ये उन चीज़ों की वजह से हो रहा होता है और ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड डिजीज़ है। अब आप क्या करते हो कि आपको कैसे पता चला कि ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिजीज़ है? कुछ एविडेंस है ब्रोंको एल्वुलर लवाज जब आप करते हो, उसका स्पेसिमेन लेते हो एक्यूट फेज़ के पेशेंट के अंदर, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसमें एक्यूटली ये डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आपको उस ब्रोंको एल्वुलर लवाज के स्पेसिमेन के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस मिलेंगे। आपने जब उस ब्रोंको एल्वुलर लवाज के स्पेसिमेन को देखा तो आपको उसमें मैक्रोफेज, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन 1 अल्फा, इंटरल्यूकिन 8 मिलेगा। उसके अलावा आपको CD4 CD8 टी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको ऐसे पेशेंट्स के सीरम में एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो कि उन एंटीजेंस के खिलाफ बनी हुई होंगी, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा स्टिमुलेट हुआ है ना। उसके अलावा नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास भी होते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर, जिनके अंदर अगर तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, उसमें आपको नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास भी मिलेंगे। अब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस डिपेंड करती है कि डिज़ीज़ का फेज़ क्या है। अगर तो वो डिज़ीज़ एक्यूट फेज़ के अंदर है और उसमें एक्यूट एल्वुलर डैमेज हो रहा है, यानी कि विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ ऑफ एंटीजन एक्सपोजर, तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, ये ज़्यादातर, यानी कि अगर तो एक्यूट डिज़ीज़ है, अभी-अभी हुई है, फॉर के पेशेंट ने इन्हेल किया और अभी-अभी वो ना अंदर गया, तो क्या ख़्याल है वो अभी शुरू-शुरू में ही होगा, तो वो कहाँ पे होगा, वो ब्रोंक्यूल्स के लेवल के ऊपर आपको ये जो एक्यूट फ़ेज़ का जो इन्फ्लेमेटरी वो मिलता है एविडेंस, वो आपको ब्रोंक्यूल्स में मिलेगा। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस होगा, इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स रेयर होते हैं और उसके अलावा नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास भी मिलते हैं। इंटरस्टिशियम का फाइब्रोसिस भी मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो एंड रिजल्ट फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोब्लास्टिक फोसाई भी नजर आएंगे, हनीकॉम्ब लंग बनना स्टार्ट हो जाता है और छोटी-छोटी ब्रोंकाई ऑब्लिटरेट हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं ऑब्लिटरेटिव ब्रोंक्योलाइटिस। उसके साथ-साथ क्रॉनिक फेज़ में आपको
ऑब्लिटरेटिव ब्रोंक्यूलाइटिस के साथ साथ ग्रैन्युलोमास की फॉर्मेशन भी मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पेशेंट को फीवर होगा, डिस्निया का, फ्ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि वही पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, एक्यूट इन्फेक्शन वाली जो सिम्टम्स होंगे वो आ रहे होंगे। उसके अलावा माइक्रो नोड्यूलर छोटे छोटे इंटस्टिशियम के इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे ना, तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको लंग्स के ऊपर छोटे छोटे इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, ठीक है। और जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओगे तो आपको एक्यूट रेस्ट्रिक्टिव, मैंने बताया था ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में, तो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे क्या चीज़ें मिलेंगी, एक्यूट रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। तो फाइब्रोसिस वाली जो भी डिजीज़ होती हैं वो रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होती हैं। और सिम्टम्स जो हैं वो कितने एक्सपोजर के कितने आवर्स के बाद आते हैं, यानी कि पेशेंट एक्सपोज हुआ उन एंटीजन से तो एक्सपोजर के 4 to 6 आवर्स के बाद आती हैं। और ये सिम्टम्स कब तक रहेंगे, 12 घंटे तक रहेंगे, ठीक है। अगर तो डिज़ीज़ क्रॉनिक चली गई तो क्रॉनिक डिज़ीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। और जब फाइब्रोसिस होगा पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाएगा, डिस्निया होगा और ऑक्सीजनेशन सही से नहीं होगी बॉडी की, तो पूरी बॉडी नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसको कहेंगे साइनोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये देखें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में, ये देखें लूजली इंटरस्टिशियल ग्रैनुलोमास बने हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखो ना, ये इंटरस्टिशियम है, ये पूरा इंटरस्टिशियम है, इसमें देखो कितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ग्रैनुलोमास पड़े हैं। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। उसके अलावा होता है पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, नाम से ही पता चल रहा है कि लंग्स में इओसिनोफिल ज़्यादा हुए हैं। और ये किस वजह से होते हैं, हमने पढ़ा था कि इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल्स को स्टिमुलेट करता है। तो जहाँ पे भी इंटरल्यूकिन 5 की ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीशन होगी वहाँ पल्मोनरी इओसिनोफिलिया होगा। अच्छा, जो पल्मोनरी इओसिनोफिलिया इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक होता है एक्यूट इओसिनोफिलिक निमोनिया विद रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि ये एक्यूट नमूनिया होगा। यानी कि नमूनिया क्या होता है, कि नमूनिया होता है कि जो लंग के जो पैरेन्काइमा है ना, ये उसकी डिजीज़ है, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा इज़ नोन एज नमूनिया। और उसमें अगर इओसिनोफिल्स होंगे तो उसको इओसिनोफिलिक नमूनिया होगा। और उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर वाला पेशेंट जो उसमें फीवर, डिस्निया और हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि ईमिया का मतलब क्या है, ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। और ये एक्यूट केस होता है। चेस्ट रेडियोग्राफ जब आप कराते हो तो आपको डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे ब्रोंको, यानी कि आपको लंग्स में, पूरे लंग्स में आपको ऐसे ऐसे इन्फिल्ट्रेट्स पड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। जब आप ब्रोंको एल्वुलर लेवाज कराओगे तो उस फ्लूइड्स में आपको 25% से ज़्यादा इओसिनोफिल्स नजर आएंगे। हिस्टोलॉजी के ऊपर आपको डिफ्यूज़ एल्वुलर डैमेज मिलता है, बहुत सारे इओसिनोफिल्स मिलते हैं। और क्या ख्याल है कि क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन और उसकी वजह से है, तो इसके अंदर आपको स्टेरॉइड्स के दोगे, जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, तो उसमें पेशेंट में इंप्रूवमेंट आती है। उसके बाद है सेकेंडरी इओसिनोफिलिया, ये भी एक डिजीज़ होती है। ये भी हमारे पास जो है वो एक कैटेगरी है पल्मोनरी इओसिनोफिलिया की। सेकेंडरी इओसिनोफिलिया किस वजह से होता है, पैरासाइट, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसमें ड्रग एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। इसमें फंगल कौन सा होता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की वजह से, या स्ट्रक स्ट्रॉस सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। ये एक वेस्कुलाइटिस की फॉर्म होती है, यानी कि वेसल्स की इन्फ्लेमेशन की एक फॉर्म होती है। या आप जब ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा होते हैं इडियोपैथिक क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया, यानी कि इडियोपैथिक जिसकी कोई कॉज नहीं पता, और क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फोकल एरियाज़ आ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फोकल एरियाज़ लंग्स में क्रिएट होते हैं। उसमें सेलुलर कंसोलिडेशन होती है, लंग सब्सटेंस के अंदर ही अंदर आपको ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, इनकी कंसोलिडेशन। और बिल्कुल पेरीफ्री में भी आपको ये सारी चीज़ें लंग की पेरीफ्री में भी मिलती हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं। उसके अलावा इंटस्टिशियल फाइब्रोसिस भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया भी मिलेगा। ऐसे पेशेंट जो है ये भी स्टेरॉयड थेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया है वो डायग्नोस होता है व्हेन द अदर कॉजेज ऑफ पल्मोनरी इओसिनोफिलिया आर एक्सक्लूडेड, यानी कि जब आपने सारे कॉजेज ऑफ पल्मोनरी इओसिनोफिलिया एक्सक्लूड कर लिए कि आपको पल्मोनरी इओसिनोफिलिया नहीं मिला, तो आप फिर क्या डायग्नोसिस बनाते हो कि इस पेशेंट को क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया है, ठीक है। अगर तो पल्मोनरी इओसिनोफिलिया के सारे कॉजेज एक्सक्लूड कर लिए, वो भी वजूहत नहीं मिल रही, तो एंड पे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट को क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया है। उसके अलावा स्मोकिंग रिलेटेड इंटस्टिशियल लंग डिजीज़ भी होती हैं। तो स्मोकिंग की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होती हैं, आपने पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ थी, एम्फीसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह। और उसके अलावा रेस्ट्रिक्टिव इंटस्टिशियल डिजीज़ भी होती हैं स्मोकिंग की वजह से। अब स्मोकिंग में डिफरेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कराते हैं और वो सारी चीज़ें कराते होते हैं। तो इनमें होती है डिस्क्वेमेटिव इंटस्टिशियल नमूनिया, यानी कि इंटस्टिशियम में डिस्क्वेमेशन होते हैं, जो सेल्स टूट टूट के गिरते हैं। तो डिस्क्वेमेटिव इंटस्टिशियल नमूनिया। और दूसरी कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलाइटिस, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। और साथ में इसमें इंटस्टिशियल लंग डिजीज़ भी चल रही होती है। अब ये
दो चीज़ें हमने पढ़नी है, एक डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया होता है स्मोकिंग वालों में। ये क्या होता है? डिस्क्वेमेशन का मतलब है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल्स होंगी, यानी कि मैक्रोफेजेस में होंगी। जो स्मोकर वाले, जो स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें जो है मैक्रोफेजेस की बहुत लार्ज कलेक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसमें क्या डिस्क्वेमेशन किसकी होगी? ऑब्वियसली न्यूमोसाइट्स की होगी। तो न्यूमोसाइट्स की ही डिस्क्वेमेशन होती है, क्योंकि लंग्स के सेल्स हैं तो उनकी डिस्क्वेमेशन होगी, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्वेमेटेड न्यूमोसाइट्स। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफेजेस एक्यूमुलेट होते हैं, उनका अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और उसमें डस्टी ब्राउन कलर का एक पिगमेंट होता है। यानी कि माइक्रोफेजेस में एक तो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा और उस साइटोप्लाज्म में डस्टी ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्मोकर्स माइक्रोफेजेस। कुछ माइक्रोफेजेस में लेमेलर बॉडीज़ भी होती हैं जिनमें सर्फेक्टेंट होता है, और वो सर्फेक्टेंट किस में पड़ा हुआ होता है? वो वेगोसाइट के वैक्यूल्स में पड़ा होता है। और वो जो ये जो हम बता रहे हैं ना कि लेमेलर बॉडीज़ बनती हैं, ये किस में डिराइव होती हैं? दे आर इन द टाइप 2 नेक्रोटिक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में बनती है। यानी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स थे, उसके अंदर जो वैक्यूल्स हैं उन्होंने फेगोसाइटोसिस किया हुआ था ना, सर्फेक्टेंट की फेगोसाइटोसिस। तो जब वो सर्फेक्टेंट को खा के बैठे हुए थे फेगोसाइटिक वैक्यूल्स टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर, तो क्या होता है कि इनका निक्रोसिस हो जाता है। जब इनका निक्रोसिस हो जाता है तो अंदर आपको लेमेलर बॉडीज़, ये जो आपने पढ़ा है ना कि सर्फेक्टेंट होता है, इसको हम नाम देते हैं लेमेलर बॉडीज़ का। तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर लेमेलर बॉडीज़ हैं, और लेमेलर बॉडीज़ क्या होती हैं कि फेगोसाइटिक वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सर्फेक्टेंट पड़ा होता है। जब इनकी डेथ होती है तो ये आपको डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया में नजर आएंगे। एल्वुलाई के सेप्टम थिक हो जाएंगे फाइब्रोसिस की वजह से, और उसके अलावा थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा क्यूबॉइडल आपको न्यूमोसाइट्स नज़र आएंगे, इंटरस्टिशियम का फाइब्रोसिस नज़र आएगा, और एम्फसीमा भी तकरीबन इन पेशेंट्स में मौजूद होता है। अब जो डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया ये 4th या 5th डिकेड में विजिबल होता है, सिगरेट स्मोकर्स में होता है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसीडुअस ऑनसेट होता है। पेशेंट में डिज़निया होगा, ड्राई कफ होगी, और इसमें वीक्स और मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। और पेशेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी? पेशेंट में क्लबिंग नज़र आएगी, उसके डिजिट्स की क्लबिंग होगी। और जब आप पल्मोनरी क्लबिंग में बता चुकी हूँ कि आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हो, तो उसमें आपको रेस्ट्रिक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेगी, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है, यानी कि ये जो वॉल्स क्योंकि थिक हो गई है ना एल्वोलाई की वॉल्स, तो इंटरस्टिशियम में भी फाइब्रोसिस हुआ है, तो क्या ख्याल है? डिफ्यूजन होकर ब्लड में जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जो पेशेंट होते हैं डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया के, वो स्टीरॉयड थेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसको देख लें, डिस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया है, इसमें देखें कि कितने ज़्यादा आपको मैक्रोफेजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं एल्वोलाई की स्पेसिस के अंदर। और ये सेप्टा है ना, सेप्टा नॉर्मली इतना थिक होता है, नहीं होता, तो इसमें बहुत ज़्यादा थिक हुआ हुआ है सेप्टम और फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द एल्वुलर वॉल्स, जिसकी वजह से मैंने बताया है कि डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो है वो लंग की कम हुई होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ नहीं कर पा रही होती। उसके बाद हम देख लेते हैं, दूसरी हमने पढ़ा था कि स्मोकिंग में क्या होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस, जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी साथ साथ चल रही होती है, इसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। उसके अलावा आपको पिगमेंटेड इंट्राल्यूमिनल, यानी कि ल्यूमन के अंदर पिगमेंटेड मैक्रोफेजेस मिलते हैं, और इसमें कौन कौन सी ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर ब्रोंक्यूल्स और सेकेंड ऑर्डर ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा जो है इन पेशेंट्स में क्या क्या डेवलप हो जाता है? पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, यानी कि वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, कफ, इनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अब नॉर्मल हो जाएंगे, और इनका चेस्ट एक्सरे वगैरह जब आप कराते हैं, इमेजिंग वगैरह, वो भी अब नॉर्मल मिलेंगी। चेंजेस पैची होती हैं, यानी कि पैचेस की फॉर्म में होती हैं, क्यों? क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे तो ऐसे पैच पैच से बने हुए आपको नज़र आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ब्रोंक्यूलोसेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, एल्वुलर डक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेरी ब्रोंकियल स्पेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, और पेरी ब्रोंकियल यानी ब्रोंकाई के इर्द गिर्द जो स्पेसेस होती है ना, उसमें मैक्रोफेजेस होती हैं, और वो मैक्रोफेजेस के अंदर डस्टी ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, इनको हम स्मोकर मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं। और ये बिल्कुल उस तरह के जो डिस्क्वेमेटिव हमारे पास इंटरस्टिशियल नमूनिया था ना, DIP, उसके बिल्कुल मैक्रोफेजेस के सिमिलर होते हैं। उसके अलावा पैची, सब म्यूकोजल और पेरी ब्रोंक्यूलर इन्फिल्ट्रेट भी मिलता है, यानी कि ब्रोंकाई के इर्द गिर्द भी इन्फिल्ट्रेट पड़ा होता है, उसमें लिम्फोसाइट और हिस्टियोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। उसके अलावा माइल्ड सी ब्रोंकाई के जो इर्द गिर्द एरिया है, उसमें माइल्ड सी फाइब्रोसिस भी चल रही होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्री लोबुलर एम्फीसीमा भी मिल सकता है, लेकिन वो इतना सिवियर नहीं होता। सिम्टम्स क्या होंगे? वही है, लंग ख़राब हो रहा है, डिज़निया होगा, कफ़ होगी पेशेंट्स को, और ये सिगरेट स्मोकर्स में होगी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है कि जी बहुत ज़्यादा सिगरेटें फूंक के आए हुए हैं, और अब उनके अंदर ये मसले मसाइल हो गए हैं। तो सिजेशन ऑफ स्मोकिंग इज़ ओनली ट्रीटमेंट नहीं है, बस क्योर है कि आप उस पेशेंट के अंदर जो है वो सिजेशन ऑफ स्मोकिंग कराएंगे, उसकी स्मोकिंग को ख़त्म कराएंगे। भाई प्लीज़ अब अपनी स्मोकिंग आप बंद कर दें, जो आप सिगरेटें फूंकते हैं ना पूरा दिन बैठ के, वो ना पिएं। आपने बस यही रिक्वेस्ट करनी है उस पेशेंट से, क्यों? क्योंकि स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज, तो आपने उस स्मोकिंग को ख़त्म करवाना है।